अगर आपके पास माइंडसेट है और विजन है तो आप किस बैकग्राउंड से आते हो, क्या क्वालिफिकेशन है, बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। एक डॉक्टर के लिए वो कौन सी प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स है जो उसको ध्यान में रखनी चाहिए? हमें एक सपना देखना ज़रूरी है कि हमें कुछ ऐसा क्रिएट करना है। Welcome to Tisha Talks. This is a podcast where we discuss anything and everything on healthcare. So today, Tisha Talks has reached a gentleman named Mr. Sandeep Tiwari, who represents Capital Crafter. He is the CEO and founder. And why is he here? Because Tisha Consultants LLP deals with healthcare consulting, and part of the business of Capital Crafter is aimed at healthcare projects. So before I delve into the question and answers, I would request our guest to introduce Capital Crafter. But even before that, I must welcome him officially to the podcast. A थैंक यू very warm थैंक welcome यू to you, थैंक यू sir. मिस्टर मुजाहिद, Thank you थैंक for यू सो coming. मच। So, as I said and requested in the beginning, सबसे पहले आप प्लीज कैपिटल क्राफ्टर को इंट्रोड्यूस कराइए एंड देन वी विल डाइव इनटू डिटेल्स। बेसिकली कैपिटल क्राफ्टर इज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंसी फर्म वेयर वी डील्स इन प्रोजेक्ट अप्रेजल्स एंड लोन सिंडिकेशन। अगर ग्रॉसली आप बात करो तो हम लोग लोन सिंडिकेशन, प्रोजेक्ट फाइनेंस एंड प्रोजेक्ट अप्रेजल्स में काम करते हैं हमारी टीम। राइट जी। तो अगर मेरी जानकारी ठीक है और मैं काफी हद तक कॉन्फिडेंट हूँ कि ये जानकारी ठीक ही है, यू हैड अ प्रीटी स्टेबल एंड अ फ्लरिशिंग करियर इन द बैंकिंग इंडस्ट्री। सो वुड यू एनलाइटन अस एंड हेल्प अस नो कि ये लगभग 20 साल तक झंडे गाड़ने के बाद बैंकिंग में ऐसा क्या हुआ कि आपने सोचा कि एक फाइनेंशियल कंसल्टिंग फर्म खोली जाए और उसको बरेली से शुरू किया जाए और फिर उसकी जर्नी, ये क्या हुआ क्या? तो ये जो आपका सवाल है, ये बड़ा लाजमी होता है हमारे साथ जब भी किसी डिस्कशन में हम लोग जाते हैं। जी। तो कि एक स्टेबल बैंकिंग करियर को छोड़ के मतलब ये कैपिटल क्राफ्टर को स्टार्ट करने के पीछे व्हाट वाज द लॉजिक। तो लेट मी टेल यू, बिकॉज क्या है कि इन 20-22 सालों के बैंकिंग करियर में एक कॉमन जो गैप को आइडेंटिफाई किया हम लोगों ने कि लेट्स सपोज अभी हम हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं तो हम डॉक्टर्स की ही बात कर लेते हैं। क्या होता है कि कोई भी डॉक्टर आता है कि चलो मुझे एक हॉस्पिटल बनाना है, या फॉर दैट मैटर एनी इंडस्ट्री, कोई भी एंटरप्रेन्योर आता है कि मुझे एक इंडस्ट्री लगानी है। तो एक हमेशा फाइनेंसर और वो प्रमोटर के बीच में ना एक बहुत बड़ा गैप होता है। हुँ। सो वी आइडेंटिफाइड दैट गैप बेसिकली, एंड वही थॉट प्रोसेस था कि इसको गैप को कैसे ब्रिज किया जा सकता है। सो विथ दैट थॉट वी like started this venture capital crafter in year 2023. सो ऑब्वियसली विजन बहुत क्लियर है कि टू फ्यूल द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन इंडस्ट्री। बाकी क्या है कि आप मासेस की बात करो तो एमएसएमई एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, एरिया है जहाँ पे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स जो हैं ऐसी होती हैं कि जिसको डे वन से प्लान करना बहुत ज़रूरी है। उसमें आपका हेल्थ केयर भी आता है। जी। सो कीपिंग दैट इन माइंड कि वी हैव टू try to fill the gap between the bankers and the promoters, कैपिटल क्राफ्टर का शुरुआत हुआ। राइट। ओके। तो हेल्थ केयर में एक डॉक्टर जब एक हॉस्पिटल प्लान करता है या एक प्रोजेक्ट प्लान करता है, तो हर आदमी एक तरह की चेकलिस्ट बनाना चाहता है जब वो कुछ नया काम करे। आइडियली बनानी भी चाहिए। जी। तो एक डॉक्टर के लिए वो कौन-सी प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स हैं जो उसको ध्यान में रखनी चाहिए? एंड व्हाट वैल्यू डू यू ब्रिंग टू द टेबल व्हेन वी टॉक अबाउट द प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स? तो पहली बात तो कि एक किसी सेटअप को एक किस लेवल का सेटअप आप क्रिएट करना चाहते हो, उसका विजन, दैट शुड बी पॉइंट नंबर वन। ओके। कि वो हमारा विजन
कि मुझे मान लीजिए अगर आप हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान के मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडर्स जो जाइंट्स हैं, जी। उनकी बात करो आप, मैक्स की, फोर्टिस की, वेदांता मेदांता की, तो उस लेवल का सेटअप अगर आपको ले जाना है, तो आपको क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट, तो उसके लिए सबसे पहले है कि एक विज़न, कि हमें एक सपना देखना ज़रूरी है, कि हमें कुछ ऐसा क्रिएट करना है। और जिस लेवल का भी आपका विज़न है, आप चाहे 100 बेड का हॉस्पिटल बनाना चाहते हो या 500 बेड का, वो विज़न में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है फ्रॉम द डे वन, कि आप पहुँचना कहाँ चाहते हो इन नेक्स्ट 5 इयर्स और 10 इयर्स। वन्स इट इज़ डन, उसके बाद आपका शुरुआत होता है कि हम इसको प्रोजेक्ट का फ़ेज़ वाइज़ ग्रोथ कैसे देखते हैं, राइट? वो सारी चीज़ों को प्लान करने के लिए यू नीड अ टीम। यू बीइंग अ डॉक्टर, आपको अपनी प्रैक्टिस भी देखनी है, ऑब्वियसली कहीं एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस में भी होंगे आप। आपको वो टीम सारी इकट्ठी करनी होती है। टीम का होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है किसी भी एक बड़ी बिगर प्रोजेक्ट को प्लान करने के लिए और उसको स्टार्ट करने के लिए, राइट? तो आप एक टीम हायर करते हो, आर्किटेक्ट की टीम हायर करते हो। एक आप मान लीजिए आपके कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं जो आपके फाइनेंसेस को देख रहे होते हैं, आपके बुक्स को देख रहे होते हैं। हम्म। कंप्लायंसेस जो फाइनेंशियल कंप्लायंस है उसको देख रहे होते हैं। आपके आप कोई अपनी टीम या किसी और टीम के साथ आप डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम कराते हो, आप सीएमओ ऑफिस से लाइसेंस लेते हो, आप पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लेते हो, और भी जितने भी कंप्लायंस जो मैंडेटरी हैं, जी। वो सब कुछ आप लेते हो। वो सारी एक टीम बना के आप काम को करते हो। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो हमने देखा है, आपका जो आपने आर्किटेक्ट हायर कर लिया, आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपके पास आप सोचते हो कि हाँ ठीक है, बहुत है, इसमें हम बैंक के पास एक अपना रिक्वायरमेंट भेजेंगे, वहाँ से मेरा फाइनेंस हो जाएगा और हमारे पास कुछ पैसे हैं, इसको लगा के हम आगे बढ़ जाएँगे। हम्म। बट देखिए, अगर आप एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं, एक ब्रांड क्रिएट करना चाहते हैं, हम्म। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम को क्रिएट करना इज़ वेरी, वेरी एसेंशियल, एंड वो एक दिन में नहीं होता। वो शुरुआत से ही उसकी प्लानिंग ज़रूरी है। हम्म। उसमें आपका जितना इम्पोर्टेंट एक कंप्लायंस लेना, आपका एक डेवलपमेंट अथॉरिटी का नक्शा पास कराना है, हम्म। उतना ही इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ कि आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम हेल्थ केयर कंसल्टेंसी की भी होनी चाहिए। एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम फाइनेंशियल कंसल्टेंसी की भी होनी चाहिए, कि आपका डे 1 से कंप्लायंस पार्ट पे, हेल्थ केयर कंप्लायंस पार्ट पे, वो आपकी जो हेल्थ केयर कंसल्टेंसी टीम है, वो आपकी सारी चीज़ों को डे 1 से लेके चलेगी। वो चाहे आपको क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का क्लियरेंस लेना है, चाहे एनएबीएच का क्लियरेंस लेना है, चाहे आपके जितने भी ये सब टाई अप्स, एम्पैनलमेंट्स देखने हैं, जी। फॉर ऑल दैट आपको एक टीम चाहिए। आपका सिस्टम, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ों की ब्रांडिंग, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट बिकम्स रियली इम्पोर्टेंट अगर आप एक मजबूत ब्रांड क्रिएट करना चाहते हैं राइट। और मार्केट में डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं, जी। राइट? सिमिलरली, फाइनेंस पार्ट, इट बिकम्स रियली एसेंशियल फॉर इनिशियल फ्यू इयर्स। आपका प्लानिंग आज से, कि आपने आपको 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना है या 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना है, बट उसके लिए आपकी तैयारी क्या है, आपका कंट्रीब्यूशन वो ऑन रिकॉर्ड है कि नहीं है, कितना है? वो ज़्यादातर जगहों पे हम देखते हैं कि वो प्लानिंग प्रॉपर नहीं होने की वजह से हमारी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। जो प्रोजेक्ट 3 साल में पूरा होना था, हॉस्पिटल मेरा 3 साल में स्टार्ट होना था, हम्म। वो जाके 5 साल में स्टार्ट होता है। आई या सी। कई बार उससे क्या होता है, उससे अल्टीमेटली उतने 2 साल का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट बर्डन आपके ऊपर आता है। कॉस्ट भी बढ़ती है। आपका इन्वेस्टमेंट लग गया, आप एग्ज़ॉस्ट हो चुके होते हो। इट इम्पैक्ट्स वेरी बैडली। सो इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट टू प्लान योर फाइनेंसेस फ्रॉम द बिगिनिंग। मुझे ये बताइए कि आम तौर पे जो टिपिकल सेटअप है हमारे टियर 2 या टियर 3 सिटीज का, या इवन इन सम केसेस टियर 1 सिटीज का, कि एक हॉस्पिटल या एक डॉक्टर या एक एंटरप्रेन्योर का एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा हुँ, और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। प्राइमरीली
वो एक विजन या एक प्लान के साथ चलेंगे और उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन या उसकी जो प्री रिक्विजिट्स हैं उनको कागज़ पे पूरा करेंगे। और जैसे अभी आपने कहा कि कंप्लायंस के मामले में चार्टर्ड अकाउंटेंट और वो सारे डिपार्टमेंट्स आपस में मिलके दे विल रीच आउट टू द बैंक एंड देन इट प्रोसीड्स। व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड इज कि जब ये सेटअप मौजूद है तो व्हाट डिफरेंस डज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट मेक हियर? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हेल्थ केयर कंसल्टेंट क्यों इम्पोर्टेंट है, टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ केयर कंप्लाइंस पार्ट, जी सर। राइट? जी जी। अब आप कहते हो कि हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, हमारे पास अकाउंट्स टीम भी है, हमारे पास बैंक भी है, व्हाई डू वी नीड एनी फाइनेंशियल व्हाई एडिशनल बॉदर अबाउट अनदर? असिस्टेंस, यस। राइट? तो इन दैट केस मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि देखिए, आपकी ऑब्वियसली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यस। आपकी बुक्स को, आपकी कंप्लायंसेस को, जो फाइनेंशियल कंप्लायंसेस हैं, उनको देखने के लिए। बट सर, लेट मी टेल यू, आपको जब कोई भी प्रॉब्लम होती है, हम मेडिकल से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको। आप एक नॉर्मल फीवर और जुकाम के लिए तो चले जाते हो, एक फिजिशियन के पास जाके दिखा लेते हो। बट आपको कोई अगर क्रिटिकल कोई चीज़ डायग्नोस होती है, तो ऑब्वियसली यू ट्राई टू रीच टू द सुपर स्पेशलिस्ट। आई वुड लाइक टू टेल यू कि फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स जो हैं, आपको वहाँ पे एक वैल्यू ऐड करते हैं। ओके। कोई भी आप किसी भी तरह के आप किसी ज्योग्राफी में आप हो, वहाँ पे ऑब्वियसली जो बिगर सिटीज़ हैं, यहाँ पे कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट है, जी कितनी भी बड़ी फाइनेंस की टीम है, जी। दे ऑल्सो हायर एक्सटर्नल फाइनेंशियल कंसल्टेंसी फर्म। आज आप बिग फोर कंपनीज की बात कर रहे हैं। आज ये बिग फोर कंपनीज, हम उन्हीं का तो काम करती है जिनके पास बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं। कोई भी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट इनको क्यों हायर करता है? क्योंकि उनको वो एक्सपर्टीज चाहिए, वो वैल्यू एडिशन चाहिए अपने राइट प्रोजेक्ट में। राइट। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ वैल्यू एडिशन इन योर प्रोजेक्ट, और आप चाहते हो कि आपका प्रोजेक्ट, जो आपका विजन है, वो टाइमली अचीव कर ले, तो ऑब्वियसली यू शुड हायर अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट विथ यू। राइट। क्योंकि उनके पास जो अक्रॉस डाइवर्स का वो होता है, एक्सपीरियंस होता है, दे हैव कम अक्रॉस मेनी प्रोजेक्ट्स इन द सिमिलर फील्ड। तो वो चाहे आप उनकी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग विथ योर इंडस्ट्री इज एनी विच वे, वहाँ पे वो लोग काफ़ी सारा वैल्यू एडिशन करेंगे। एक ये बताइए क्या आपको महसूस होता है कि एक माइंडसेट शिफ्ट हुआ है एग्जिस्टिंग डॉक्टर्स का या लोगों का? हाउ ओपन आर दे टू द आइडिया ऑफ गेटिंग इनटू अरेंजमेंट्स विद अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट? ये माइंडसेट चेंज होता दिख रहा है आपको तो स्पेशली इन टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज? तो सर, मैं आपको इसको ना थोड़ा-सा अपने सरकार के विज़न से भी जोड़ते हुए बताता हूँ। अगर आप देखेंगे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, हम्म। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इट वाज़, मतलब जो आज के डेट में जो मॉडल जो बनता जा रहा है, जो सिनेरियो बन रहा है, इट इज़ मोर ऑफ लाइक कि आज ये फीस बेस्ड मॉडल पे जाता जा रहा है, हम्म। कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट मैनेज करने के लिए भी यू हैव टू हायर अ कंसल्टेंट वेयर यू हैव टू पे द फीस, एंड द गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग इट। तो मेरा कहना ये है कि जो आपका पॉइंट है, आज आप देख रहे होगे वर्चुअल सीएफओस का यस। कॉन्सेप्ट यस। हैज कम इन। यस। तो आप वर्चुअल सीएफओस आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? तो आपका वहाँ पे लाइफ बहुत ईज़ी हो जाती है। जो फाइनेंस है, जहाँ पे आपका बिगर फाइनेंस है, देखिए 2, 4, 5 करोड़, 10 करोड़ का फाइनेंस आदमी मैनेज कर लेता है, अपनी एग्ज़िस्टिंग टीम के साथ। बट आपका जहाँ पे बड़ा फाइनेंस है, जहाँ पे टिकट साइज़ बड़ा हो गया फाइनेंस का, वहाँ पे ऑब्वियसली कंप्लायंसेस बढ़ जाते हैं, और उसको मैनेजमेंट के लिए ऑब्वियसली एक बेटर एक्सपर्टीज़ की भी ज़रूरत होती है, जो कि आपको एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है? क्योंकि उनके पास वो लेवल की टीम होती है, वो लेवल की अंडरस्टैंडिंग है होती है। तो ऑब्वियसली ये जो आप कह रहे हो, आई हैव सीन मेनी इंडस्ट्रीज़ इन हेल्थ केयर एंड अदर इंडस्ट्रीज़ आल्सो, जहाँ पे कंसल्टेंट्स को एडिशनली हायर किया जाता है टू टेक केयर ऑफ पर्टिकुलरली देयर लोन पार्ट, फाइनेंस पार्ट, आई सी। नॉट द बुक कीपिंग,
बट फॉर द फाइनेंस पार्ट, ओके, कि बैंक्स का लाइजनिंग, बैंक्स का जो भी कंप्लाइंसेस है, दैट हैज टू बी टेकन केयर बाय वर्चुअल सीएफओ, I see. राइट? Okay. यस, And Capital Crafter is doing that, यस, and यस, it is being picked up in the industry, यस and सर, also in the healthcare industry. यस, यस, One more question. When it comes to finance, अभी हमने बात की कि एक रूटीन स्टाइल था कि डॉक्यूमेंट्स बने और हम बैंक के पास गए और वहां कुछ पास हुआ, कुछ रिजेक्ट हुआ, या इफ यू आर फॉर्चुनेट आपने जो मांगा वो आपको मिला. बट what are the other options and other sources of finance, specifically in the healthcare industry? Do other sources uh, play an important role here? मैं समझता हूँ कि जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका था कि हम वी वर डिपेंडेंट टोटली ऑन द बैंक्स, Yes, राइट? yes. तो अब वो सिनेरियो काफ़ी हद तक बदल गया है, इवॉल्व हो गया है, मैं कहूँगा ठीक है. कि अब एनबीएफसीज़ का एपेटाइट बहुत हो गया है। आप हम लोग टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में तो भी अब वो लोग आ गए हैं। पहले हमें लगता था कि हम आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दीज़ रिटेल एनबीएफसीज़ जहाँ पे हम होम लोन या अनसिक्योर्ड लोन्स की बात करते हैं। Okay. बट एनबीएफसीज़ हैज़ ऑल्सो कम इन लाइक जैसे कि हमें बैंक्स में होता है कि ये मिड कॉर्पोरेट की टीम है, ये लार्ज कॉर्पोरेट की टीम है, जी. ये एसएमई की टीम है। हम्म, वैसे ही उन्होंने भी अपना सेगमेंट बना लिया है। एसएमई की टीम है उनके पास, मिड कॉर्पोरेट की है, लार्ज कॉर्पोरेट की है, mhm. एंड देयर इज़ नो बैरियर ऑफ फाइनेंसिंग Okay, कि so आपको जहाँ पे बैंक 100 करोड़ की फाइनेंस कर सकता है, वहाँ पे एनबीएफसीज़ आर आल्सो देयर टू फंड यू अप टू 100 करोड़ और 1000 करोड़ और 10,000 so करोड़। they're no more limited to the retail financing now. नो, नो, नॉट, अब वो सब कुछ मीनिंग ही बदल दिया है एनबीएफसीज़ ने। तो ये तो बात हो गई आपकी एनबीएफसीज़ की। Hmm. इसके अलावा अगर प्लेयर्स की बात करो आप इस इंडस्ट्री में, Hmm. देयर आर लॉट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैज़ कम इन, Okay. जिनको हम प्राइवेट इक्विटी फर्म्स बोलते हैं, Hmm. एंजल इन्वेस्टर्स बोलते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट बोलते हैं। तो ये सारे लोग भी आ गए हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, उसको हम कितना स्ट्रॉन्ग एंड प्रेजेंटेबल बना रहे हैं। भई आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, आप ऐसा एक बिज़नेस डेवलप करने जा रहे हो जिसमें आप चाहते हो कि इन्वेस्टर्स आएँ। बैंक इज़ आल्सो एन इन्वेस्टर, Hmm. कि साहब आप ₹100 का प्रोजेक्ट लगा रहे हो, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि 60-70 रुपए, ₹80 बैंक इसमें इन्वेस्ट कर दे, जी, जी. ठीक है? ऐसे ही होता है। बट वो प्रोजेक्ट जो है, Hmm. वो उस लेवल का वायबिलिटी उसमें दिखना चाहिए, उसमें विजिबिलिटी होनी चाहिए कि जो आप प्रोजेक्शंस दे रहे हो, Hmm. आप जो बता रहे हो, आपके विज़न से अलाइन्ड है कि नहीं है। Okay. क्योंकि मेरे लिए एज़ एन इन्वेस्टर ये बहुत बड़ा रिस्क है। विज़न आपका है, हाँ, पैसा मैं लगा रहा हूँ. पैसा मैं लगाने जा रहा हूँ और मेजर पैसा मैं लगाने जा रहा हूँ, Hmm. राइट? इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोग सोचते हैं कि बैंक में फाइनेंस के लिए जा रहा हूँ, मेरा तो सब कुछ ठीक है, क्यों नहीं हो रहा है? या एनबीएफसीज़ में फंडिंग क्यों नहीं मिल रही है? Hmm. बस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो सामने वाला है ना, वो आपके विज़न पे पैसा लगाने जा रहा है। Hmm. तो आपका विज़न कितना अलाइन्ड है, प्रोसेस ओरिएंटेड कितना है? Okay. क्योंकि कोई भी कॉर्पोरेट बन नहीं पाया विदाउट अ प्रोसेस एंड सिस्टम, और वहीं पे हम लोग लैग करते हैं। तो एक बात बताइए, जो बात मैं समझा अभी तक वो ये है कि तैयारी और एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट की एक्सपर्टीज के साथ तैयारी से अगर आप जी। जाएंगे, तो चाहे आप बैंक में जाएं या एनबीएफसी में जाएं या पीई की तरफ जाएं, रिजल्ट्स बेटर होते हैं. एक सवाल और ये आता है कि अभी आपने बात की ना कि आपके विजन पे पैसा लगा रहा है, क्या प्रोजेक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप अपने बिजनेस के फ्यूचर के बारे में बताते हैं एक फाइनेंसर को कि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, इतना पैसा मैं लगा रहा हूँ, आपसे इतना मांग रहा हूँ, और मुझे लगता है कि अगले 5 या 10 साल में मैं यहाँ पहुंचूंगा. करेक्ट। So how important are projections and what are the points to be taken care of when projections are discussed? तो सर देखिए, प्रोजेक्शंस इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। Hmm. सारा जो फाइनेंस है, कोई भी इन्वेस्टर पैसा लगाता है आपके प्रोजेक्शन को देख के ही लगाता है। Hmm. बट उस प्रोजेक्शन को बनाने के लिए Hmm. क्या इम्पोर्टेंट है? देखिए मैं फिर से वो वहाँ पे आता हूँ, आपने पूछा था कि कंसल्टेंट क्यों ज़रूरी है? तो आज आपने प्रोजेक्शन बना के दे दिया, Hmm. क्या वो इंडस्ट्री से अलाइन्ड है? For example, if I may हाँ, get your permission, for example, बेड ऑक्यूपेंसी का प्रोजेक्शन बनाया गया करेक्ट। और विजावी टू द बेड ऑक्यूपेंसी एक इनकम का
या वेल्थ जनरेशन का करेक्ट। प्रोजेक्शन बनाया गया। तो एक डॉक्टर तो अपने अंदाज से सोच रहा है और उसकी टीम सोच रही है और प्रोजेक्शन दे रही है। कैन यू टेल अस कि इस चीज पे किस तरह से ध्यान देना चाहिए या और क्या और चीजें हो सकती हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए प्रोजेक्शन में, इफ पॉसिबल, विद एन एग्जांपल, इफ नॉट, कौन से वो पार्ट्स हैं और ये कैसे आप हैंड होल्ड करके लेके जाएंगे किसी क्लाइंट को? तो सर ऐसा होता है कि जो आप प्रोजेक्शन बनाते हो, हम्म। वो प्रोजेक्शन एक तो रियलिस्टिक होना चाहिए हम्म। और इंडस्ट्री से अलाइन होना चाहिए। आपने सोच लिया ऐसा कि मान लीजिए मैं पर बेड एक्स अमाउंट जनरेट करूँगा, हम्म। राइट? बट क्या वो एक्स अमाउंट इंडस्ट्री से अलाइन्ड है? ओके। मैं एज़ एन इन्वेस्टर मैं बोलता हूँ कि इंडस्ट्री में पर बेड इनकम जो है ₹100 की होती है। ठीक है। आपने लिख दिया ₹200 इनकम जनरेट करूँगा मैं। हम्म। तो दैट प्रोजेक्शन इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। हम्म। उसमें इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस शेक होगा और वो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंटली आगे नहीं बढ़ पाएगा, राइट? तो प्रोजेक्शन बनाना हम्म। और उसको इंडस्ट्री से अलाइन करके बनाना, दोनों में फ़र्क है, जी जी जी। ठीक है? और यहीं पे हम लोग गड़बड़ कर जाते हैं कई बार। वो प्रोजेक्शन मैं दोनों चीज़ों की कहूँगा कि मैं अपना फंड इतना ले आऊँगा, हाँ। मैं अपना कंट्रीब्यूशन जो है मैं सोच के चल रहा हूँ कि साहब मैं 45% या फिर 40% कंट्रीब्यूशन मैं अपना ले आऊँगा। हम्म। बट पता चलता है कि वो लास्ट में जाते-जाते हम 40% पहुँचने से पहले 30% पे ही एग्ज़ॉस्ट हो गए। ओके। बैंक ने तो आपको इस कमिटमेंट पे पैसा दिया था या इन्वेस्टर ने इस कमिटमेंट कमिटमेंट पे पैसा दिया था आपको कि 40% आपका कंट्रीब्यूशन आएगा, 60% मैं इन्वेस्ट करूँगा, राइट? बट पता चले कि 30% पे ही आपका जो कॉर्पस है वो एग्ज़ॉस्ट हो गया। किस वजह से हो सकता है? हम्म। आपका ओवरऑल कॉस्ट ओवररन हो सकता है। हम्म। हम्म। आज जो सरिये का कीमत जो है, हम्म। मान लीजिए ₹50 है, हम्म। 3 साल बाद वो हो सकता है कि ₹70 हो जाए। हम्म। आपके प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में लगना है 3 साल या 5 साल। जी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। आई सी। तो आज जो प्रोजेक्ट कॉस्ट हम लेके चल रहे हैं, तो इसीलिए मैं हर प्रमोटर को ये एडवाइस करता हूँ हम्म। कि आप जो कंट्रीब्यूशन अपना 25% लेके चल रहे हो, आपको फाइनेंस जो है 75% चाहिए, हम्म। तो आपके पास 10-15% की एडिशनल लिक्विडिटी आपको अपनी लेके चलनी चाहिए। आई सी। बिकॉज़ एज़ पर आरबीआई, हम्म। एनी एस्केलेशन इन प्रोजेक्ट कॉस्ट हम्म। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन हम्म। हैज़ टू बी बोर्न बाय द प्रमोटर्स। यस। आज की डेट में हमने सोच लिया कि साहब 100 करोड़ में हमारा प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। बट वो 100 का 110 हो गया तो 10 करोड़ आप ही को लगाना पड़ेगा। क्या उसकी व्यवस्था है? और अगर नहीं है तो यू गेट इनटू दैट विशियस सर्कल ऑफ अंडर अनदर फाइनेंस, लोन एंड अंडर अंडर फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग जहाँ ओके। पे आपको फिर वो एक बहुत बैड सिनेरियो में हम लोग स्टक हो जाते हैं। आई सी। वहाँ पे एक तरफ से बैंक का लोन का इंटरेस्ट चल रहा होता है, हम्म। आपका अपना पैसा लग चुका होता है, हम्म। आपको अर्निंग्स स्टार्ट नहीं हुई होती हैं। हम्म। तो दैट सिचुएशन बिकम्स रियली डिफिकल्ट। इट इज़ लाइक रियली बैड फॉर एनी प्रमोटर। इट्स ट्रेजिक ऑलमोस्ट। इट इज़ रियली ट्रेजिक, यस। रियली ट्रेजिक। एक सवाल ये है कि आपने अभी सोर्स ऑफ फाइनेंस की बात की, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की, बैंक के अलावा भी। जो ट्रेडिशनल था, अब एनबीएफसीज हैं, उनके बारे में आपने दो इंपॉर्टेंट बातें बताई। ये टू प्रॉन्ग्ड है। एक अच्छी खबर ये है कि वो टीयर टू और टीयर थ्री सिटीज पर आ रहे हैं और ना सिर्फ आ रहे हैं, उनका एपेटाइट भी फाइनेंस का बढ़ गया है। तो मुझे ये समझना है, क्या मल्टीपल सोर्स ऑफ फाइनेंस से भी किसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस कराया जाना चाहिए? और क्या कराया जा सकता है, और कराया जा सकता है तो कैसे ये पॉसिबल होता है, एंड हाउ हाउ डज इट हेल्प द प्रमोटर? तो सर लोन सिंडिकेशन जो आपको एक टर्म मैंने आपको बताया, जी। सो ये लोन सिंडिकेशन का मतलब ही यही होता है। इसको लोन सिंडिकेशन भी बोला जाता है, डेट सिंडिकेशन भी बोला जाता ओके। है। बेसिकली ये एक इन्वेस्टमेंट अरेंजमेंट का तरीका है हम्म। कि किसी भी प्रोजेक्ट में हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट लेट्स सपोज 1000 करोड़ का है। ठीक है। सो 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमें लेके आना है। हम्म। वो 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट में एनी बैंक कैन पार्टिसिपेट, एनी एनबीएफसी कैन पार्टिसिपेट और एनी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर कैन पार्टिसिपेट और ये सबको एक साथ भी लाया जा सकता है। हम्म। सो दिस इज हाउ द सिंडिकेशन इज बीइंग डन। नाइस। आज आप किसी भी एक कंसोर्शियम वर्ड सुना होगा जी, आपने, कंसोर्शियम। तो कंसोर्शियम क्रिएट किया जाता है जी। इन एनी बिगर प्रोजेक्ट्स आई सी। जहाँ पे
जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है वो थोड़े से साइजेबल रेंज में होती है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली मल्टीपल बैंक्स होते हैं या उसमें एनबीएफसीज भी होती हैं, और उसमें आज के डेट में तो अब प्राइवेट इक्विटी फर्म्स भी होती हैं। I see. तो दैट इज़ नॉट अ चैलेंज। वो सारे ही आपका अ, एक प्लेटफॉर्म पे आके आपके प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक पार्ट और एक डेवलपमेंट हम नोटिस कर रहे हैं एज हेल्थ केयर कंसल्टेंट्स, वो ये है कि बिग प्लेयर्स, नेशनल एंड इवन इंटरनेशनल प्लेयर्स आर नाउ लुकिंग एट टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज। यस। तो वहाँ मर्जर्स हो रहे हैं या एक्विजिशंस हो रहे हैं या जेवीज भी अगर कुछ आ रहे हैं ऐसी जगहों पे, तो ये इन शहरों तक पहुंच रहा है। जी। अ, ऐसे प्रोजेक्ट्स में जहाँ कोई बड़े प्लेयर्स इन शहरों में एंट्री लेते हैं, अ, यहाँ फाइनेंशियल कंसल्टेंट का रोल क्या होता है एंड हाउ डू दे मेक बोथ एंड्स मीट? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज हम लोग बरेली में बैठे हैं। जी। बरेली में मैक्स या फोर्टिस आना चाहता है, हम्म, तो उनका मॉडल क्या है, हम्म, वो आज किस मॉडल पे ऑपरेट करते हैं। तो मेजरली विच वी आर सीइंग, वो लोग चाहते हैं कि लोकल लेवल पे कोई इन्वेस्टर हमें मिल जाए जो हमारे को बिल्डिंग बना के दे दे हॉस्पिटल की। दे ऑफर एन आरओआई अगेंस्ट दैट इन्वेस्टमेंट ओके। डन बाय द प्रमोटर। हम्म, तो उस केस में भी क्या है, उस केस में इम्पोर्टेंट ये है कि एक तो जो वो कॉरपोरेट है हम्म, उसको यहाँ आना। अब देखिए टियर 2 सिटीज़, टियर 3 सिटीज़ में ऑब्वियसली जो हमारी इनकम लेवल्स बढ़ रही हैं, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ में जो अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है, चाहे हम्म, गवर्नमेंट का सपोर्ट आप देख लीजिए, हम्म, आयुष्मान भारत की वजह से या किसी जी, और फैसिलिटीज़ की वजह से, जी, इंश्योरेंस का बहुत बड़ा रोल है जी, हेल्थ केयर में। इन सब चीज़ों को देखते हुए जो वायबिलिटी है इन कॉर्पोरेट्स का, वो टियर 2 और टियर 3 में भी अब आने लगा है। हम्म, सो दैट इज़ व्हाई दे आर एक्सपेंडिंग टू दीज़ सिटीज़। ओके। तो आप देखोगे यहाँ पे, चाहे अगर आप रियल एस्टेट की बात करो, यहाँ पे अगर कोई ब्रांड बरेली में नहीं था, कोई बड़ा ब्रांड जो हम्म, रियल एस्टेट में, तो हो सकता है देखोगे आप गोदरेज आ जाए, यहाँ ओमेक्स आ जाए, हम्म, बहुत जल्दी आ जाएगा। हम्म, वैसे ही हेल्थ केयर में भी आपका फोर्टिस या आपका मैक्स, हम्म, इसमें से कोई भी आ सकता है। तो इन सारे सिस्टम को अब दे हैव देयर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एंड जी, प्रोटोकॉल्स ठीक कि है। साहब ये आपको 200 बेड का हॉस्पिटल बना के देना है जी, जी, मेरे प्रोटोकॉल के हिसाब जी, से। सिंस वी आर इनटू फाइनेंशियल कंसल्टेंसी बिजनेस, हम्म, एंड हमने सिमिलर टाइप के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। हम्म, तो आप सोचिए ना कि मैंने मैक्स के लिए 2 हॉस्पिटल बनाने का फाइनेंस किया है अगर, हम्म, तो आई हैव द एंटायर एंड कंप्लीट आइडिया हम्म। कि मेरे को उसको बनाने के लिए उनकी जो प्रोटोकॉल्स की रिक्वायरमेंट है, वो मैं आई कैन हेल्प दैट प्रमोटर आल्सो। In a way, you have a ready template यस, which can be okay, which can be used in other places यस, with a little tweaking. So यस। it would not only save time, money also. वो तो देखिए जब आप एग्रीमेंट होता है, हम जी, लोग उस एग्रीमेंट को भी नेगोशिएट करने में बहुत हम्म, इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये ऐसे मॉडल में काम करने के लिए क्या होता है कि जो इनिशियल लेवल ऑफ नेगोशिएशन है, हम्म, इट बिकम्स रियली इम्पोर्टेंट। critical, yes. इट्स रियली इम्पोर्टेंट एंड क्रिटिकल, हम्म, बिकॉज़ आज की डेट में जो आपका एग्रीमेंट में लिख गया, वही रहेगा। हम्म, बहुत बार क्या होता है कि हमने शुरू किया किसी ब्रांड के साथ काम करना, हम्म, या तो मैंने बैकआउट कर लिया या ब्रांड ने बैकआउट कर लिया। हम्म, फिर क्या होगा? और बीच में अगर फाइनेंसर है, जिसने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, जी, तो उसका पैसा तो फँस गया। तो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है प्रमोटर का भी और हमारा भी, हम्म, कि साहब हम उसके एग्रीमेंट को इस तरह से तैयार कराएँ हम्म, कि कमिटमेंट फ्रॉम बोथ साइड हम्म, शुड बी इक्वली इम्पोर्टेंट एंड स्किन इन द गेम होना चाहिए, हाँ, दोनों तरफ से। जी, भाई आप पीछे हटते हो, हाँ,
तो यू हैव टू बियर दिस मच ऑफ पेनल्टी। ऐसा नहीं है कि बस आप निकल जाओगे। हाँ, बस ऐसा नहीं है कि आपने मेरे साथ एलओआई कर लिया और आप कहते हो कि मैं हॉस्पिटल नहीं बना रहा। मेरा यहाँ से इस ज्योग्राफी में मैनेजमेंट का डिसीजन चेंज हो गया कि हुँ, मुझे हुँ, इस ज्योग्राफी में सेटअप नहीं लाना है, हुँ, राइट? हुँ, या कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई जिसकी वजह से आप कहते हो कि हाँ, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी फीजिबल फॉर अस। और मैं तो तो फाइनेंस मैं में तो भी। अपना पैसा लगाए बैठा हूँ। हुँ, तो व्हाट विल हैपन इन दैट केस? हुँ, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे नेगोशिएशंस एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट। तो ये सारा पार्ट को एक जो इस तरह की टीम जो है, जो इस तरह की इंडस्ट्री में ऑलरेडी डील कर रही है, काम कर रही है, उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है और वो लोग इस चीज़ को बेटर तरीके से हैंडल करते हैं। तो डेफ़िनेटली अगेन मेरी एडवाइस यही है कि कोई भी इस तरह के सेटअप या वेंचर में जा रहे हो, तो आपको अपने साथ एक्सपर्ट्स को एसोसिएट करना चाहिए। हम अभी हॉस्पिटल सेटअप बनाने की या नए सेटअप्स के साथ अरेंजमेंट्स करने की बात कर रहे जी। हैं। लेकिन एक बात ये ज़हन में आती है कि एक डॉक्टर साहब हैं, हुँ, वो ये सारी चीज़ें तो कर रहे हैं, हुँ, लेकिन उनका इंडिविजुअल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सीन क्या है, हुँ। राइट? तो how important is that? And once again, they have their own department and the chartered accountants, and they have been taking care of compliance. Could and does a financial consultant play any important role in this? And also, what would you prescribe to a doctor in terms of individual financial management? हम इसको बोलते हैं पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट, Okay, ठीक है? okay. तो पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। ये इसलिए एसेंशियल हो जाता है कि हम सोचते तो हैं, हमारा विज़न है कि हम इस लेवल का सेटअप बनाना चाहते हैं। बट वो लेवल का सेटअप बनाने की तैयारी जो है, कितनी करी है हमने? दिस बिकम्स रियली इम्पोर्टेंट और वो जो हमने माइंडसेट देखा है अपने टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में Hmm, जनरली hmm, कि साहब डॉक्टर साहब के पास जो है, डॉक्टर साहब कमाते तो एक्स अमाउंट है, hmm, बस बुक्स में जो है 10% ही आता है, hmm, hmm, ठीक है? तो ये मेरी सबसे ज़्यादा मैं उनके लिए कहूँगा जो डॉक्टर्स अभी-अभी अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, hmm, आफ्टर कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन। hmm, hmm, बस डे 1 से देखिए या तो आपका माइंडसेट है कि आपको नौकरी ही करते रहना है ताउम्र, तब तो कोई बात नहीं। आप नौकरी जॉइन करो hmm, और अपना बट इन दैट केस आल्सो पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है बॉस। आप भले ही नौकरी कर रहे हो, hmm, लेकिन इच्छाएँ कहाँ जाएँगी? इच्छाओं को भी पूरा करने के लिए और चाहे अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए आपके आपकी भी तो इच्छा होती है कि देश-विदेश घूमूँ मैं, एक लग्ज़री कार, एक अच्छी लाइफ़स्टाइल। hmm, तो ये सब कुछ हो सकता है उन सब चीज़ों के लिए जो एक बॉटम लाइन है दैट इज़ आपका सेविंग एंड okay, इन्वेस्टमेंट okay, फ्रॉम द बिगिनिंग। right. एंड बॉस सबसे ज़्यादा इसमें मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो हैबिट है ना, ये हमें अब इस फ्रेटर्निटी की ही बात हम कर रहे हैं इतनी देर से, Hmm, बट दिस इज एसेंशियल फॉर ऑल अक्रॉस। hmm, किसी भी परिवार में ये कल्चर को क्रिएट करना, hmm, इस कल्चर को डेवलप करना इज रियली इम्पोर्टेंट कि सेविंग का कल्चर जो है hmm, या इन्वेस्टमेंट का कल्चर हम सुनते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ इस बात के लिए कि हम लोग किसी बच्चे के घर में किसी बच्चा का बर्थडे होता है तो हम लोग क्या गिफ्ट देते हैं? ये खिलौना दे देते हैं, ये उसको कुछ सेट ऑफ चॉकलेट्स दे देते हैं या कुछ दे देते हैं। या दादी-बाबा हैं तो ये एक साइकिल खरीद दिया, मोटरसाइकिल खरीद दिया या साहब अगर और अच्छी फैमिली है तो साहब कार गिफ्ट कर दिया। बस आज चले जाइए गुजरात में आज भी और पहले भी, बच्चे के जन्म होने पे या उसके बर्थडे पे hmm, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख का क्या शेयर या म्यूचुअल फंड गिफ्ट किया जाता है। जस्ट इमेजिन hmm, hmm, एक बच्चा जो आज पैदा हुआ, hmm, उसके नाम से hmm, 1 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट कर देते हो, तो जब वो एडल्ट होगा, hmm, मतलब मैं आपको बोलूँगा कि कैलकुलेट करके बता दीजिए कि कितना पैसा हो जाएगा वो,
आप मुझे लगता है कि बिना मशीन के करना मुश्किल होगा, जी, जी, राइट? जी। तो ये बियॉन्ड इमेजिनेशन उसका एक कॉर्पस क्रिएट हो जाता है। हुँ, अब आप सोचिए यही एक हैबिट में हो जाए, हुँ। सो स्टार्ट एंड कंसिस्टेंसी। डॉक्टर के लिए भी ये सर इम्पोर्टेंट है। दिस इज फॉर एवरीवन टू स्टार्ट अ सेविंग इन्वेस्टमेंट एंड बीइंग कंसिस्टेंट। हुँ, आपने अमाउंट इर्रिस्पेक्टिव, मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई अमाउंट से मतलब नहीं है, अमाउंट तो आप खुद बढ़ाते चले जाओगे जिस दिन आपको आपका पोर्टफोलियो देख के मजा आने लगेगा। और ये मैंने 5 साल लगेगा, हुँ, 5 साल में मजा आने लगेगा, ये मैं गारंटी करता हूँ हाँ, आपको। आई सी। आपको कोई भी काम करना है, हुँ, एक फाइनेंस जो है इट इज़ कॉमन, हुँ, किसी भी इंडस्ट्री में हो आप, चाहे आप हेल्थ केयर में हो, हॉस्पिटैलिटी में हो, रियल एस्टेट में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, किसी में भी हो। हुँ, आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी है, आपको कोई होटल खोलना है, हुँ, हर चीज़ के लिए पैसा तो चाहिए ना। विज़न हो सकता है आपके पास, बट फाइनेंस का प्लान करना इज़ वेरी एसेंशियल। और वो होगा, आपको 100 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट लाना है, तो आपके पास अपना कंट्रीब्यूशन तो होना चाहिए ना। अब वो ओवरनाइट तो नहीं आएगा। जी, तो वो आपको जिस दिन से आपने अर्न करना शुरू किया, उस दिन से आपको सेव करना भी शुरू करना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। एंड इन्वेस्ट आल्सो। येस, सेविंग एंड इन्वेस्टिंग राइट सेविंग फ्रॉम एंड डे वन। इन्वेस्टमेंट। देखिए सेविंग से आप ज़िंदगी जी सकते हो, बस। हुँ, बट आपको कुछ करना है ना, तो उसके लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बॉस देयर इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। आप प्रोपेगेट कर रहे हैं कि यू शुड शो मोस्ट ऑफ इट, एक्चुअली ऑल ऑफ इट, टू बी आइडियलिस्टिक इन पेपर। हाउ वुड दैट हेल्प अ डॉक्टर? इससे डॉक्टर को क्या फ़ायदा होगा? सर देखिए, पहली बात कि मैं प्रोपेगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं हाइली रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपको यही करना चाहिए। आप ओके। 100 रुपए कमाते हैं तो पूरा 100 रुपए हैज़ टू कम इन द बुक्स। आज का टैक्स दिया हुआ ना आपको लॉन्ग रन में बहुत बड़ा फ़ायदा पहुँचाने वाला है, इस बात को आप मान लीजिए। दूसरी बात, डॉक्टर को फ़ायदा कैसे होगा? तो साहब आज वो 10 साल बाद या 5 साल बाद वो ये सोचते हैं कि उनको एक 100 बेडेड हॉस्पिटल बनाना है जिसका अप्रॉक्सिमेटली टियर 2 सिटीज़ में कॉस्ट 100 करोड़ मान लीजिए। हुँ, तो 100 करोड़ का एक हॉस्पिटल बनाने के लिए साहब आपको अपना पैसा तो चाहिए बुक्स में, हाँ, वहीं जहाँ से आपने शुरू किया। बुक्स ओके। में पैसा चाहिए। हाँ। वो 25-30 करोड़ रुपए बुक्स में अगर नहीं है आपके पास, तो वो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट नहीं ला सकते आप। आपके पास घर पे रखा हुआ है क्या, उससे बैंक को या इन्वेस्टर को कोई मतलब नहीं है। हुँ, उसकी क्लियर विजिबिलिटी हैज़ टू बी देयर इन द बुक्स, तभी कोई इन्वेस्टर आके आपके प्रोजेक्ट में पैसा लगाएगा। कि आपका स्किन इन द गेम तो दिखना चाहिए ना मुझे, कि मैं भी अपना 25-30 रुपए लगा रहा हूँ। देखिए कॉन्सेप्ट है, जी। इनकम ओवर एक्सपेंडिंग। हुँ, तो आप जो पैसा कमाते हो, तो आपको उसको तो बाइफरकेट करना पड़ेगा हुँ, और वो बहुत डिसिप्लिन्ड तरीके से उसको फॉलो करना पड़ेगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। हुँ, और जितने लोग सक्सेसफुली एक कॉर्पस क्रिएट कर पाते हैं, उनमें सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन है, कंसिस्टेंसी। ओके। देयर इज़ नो रॉकेट साइंस। हुँ, इफ यू आर डिसिप्लिन्ड एंड कंसिस्टेंट, आप 100% नहीं, 1000% यू विल अचीव योर गोल्स। और वहीं पे हम गड़बड़ा जाते हैं हुँ, कि साहब हमने शुरू किया कि अरे 10,000 रुपए महीने की एसआईपी शुरू कर दी है, हुँ, बट पता चले कि एक कार पसंद आ गई, तो साहब हुँ, सारा पैसा निकाला पूरा और लगा दिया। कार खरीद लिया। अरे भाई साहब, जितना कार खरीदना एसेंशियल है आपके लिए, उससे ज़्यादा एसेंशियल है आपका सेविंग। कन आप सेविंग कार खरीदिए, बट उसके लिए प्लान कीजिए। वी हैव रीच्ड दिस फार इन दिस डिस्कशन। एक रेट्रोस्पेक्ट में सवाल पूछते हैं। जी, ऐसा लग सकता है कि थोड़ा-सा रिवाइंड है। जी, कौन बनाता है हॉस्पिटल? 2 तरह के लोग, इफ माय अंडरस्टैंडिंग इज़ करेक्ट। आप यू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। एक डॉक्टर हॉस्पिटल बनाना चाहता है। कितने प्रकार होते हैं डॉक्टर्स के जो हॉस्पिटल बनाते हैं? जी। ज़रा उनके बारे में बताइए एंड देन वी टॉक अबाउट के ये दोनों कैसे अलग होते हैं? सर कितने देखिए, प्रकार? आपने पूछा कौन बनाता है हॉस्पिटल? हुँ, तो हॉस्पिटल इज़ अ बिज़नेस और बिज़नेस कौन बनाता है? एंटरप्रेन्योर। हुँ, पहला जवाब तो ये है मेरा, ठीक है। ठीक है? हुँ, वो ज़रूरी नहीं है कि वो एंटरप्रेन्योर एक डॉक्टर हो, हाँ, ये बात ठीक है, ठीक है ना? ठीक है। तो वो एंटरप्रेन्योर वाला माइंडसेट ज़रूरी है, वो हुँ, विज़न ज़रूरी है। वो एक डॉक्टर का भी हो सकता है और एक कोई दूसरे इंडस्ट्री के लोगों का, एक
आईटी प्रोफेशनल का भी हो सकता है, एक एमबीए फाइनेंस का भी हो सकता है। ठीक है? तो वो कोई भी कर सकता है। क्योंकि देखिए अपार्ट फ्रॉम दिस मेडिकल प्रोफेशन, अगर आप कहो कि होटल कौन लगाता है, या कहो कि आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कौन लगाता है, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कौन लगाता है, तो इट इज मोस्टली लेड बाय सम एंटरप्रेन्योर्स। जरूरी नहीं कि एक वो फार्मासिस्ट होगा जो कहेगा यस, कि मैं बनाऊं, या कोई होटल मैनेजमेंट का ग्रेजुएट क्योंकि होगा। आज की डेट में इतना सारा आप कहो कि टू मच इंफॉर्मेशन अवेलेबल है एनीवेयर एंड एवरीवेयर। हम्म, और अगर आपके पास माइंडसेट है और विजन है, तो आप किस बैकग्राउंड से आते हो, हम्म, क्या क्वालिफिकेशन है, हम्म, बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती। मैं आपको एकदम से एग्जांपल्स बताना, बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स में देख रहा हूँ विच आर रन बाय सम नॉन मेडिकल्स। और देखिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट तो नॉन मेडिकल्स ही होते हैं ज़्यादातर। कोई एक डॉक्टर है, उसका एक सिंगुलर विजन होता है हम्म, कि मुझे एक अपना सेटअप चाहिए, हम्म, अपना एक सेटअप बनाना है मुझे, वो उसका सपना होता है। हम्म, बट उसको चलाने वाले लोग कौन है? हम्म, तो टीम है। हम्म, तो अगर आप आपके विजन को, मैं जहाँ तक जितना समझ पाया आपके सवाल को, हम्म, कि ये लोग कौन होते हैं जो हॉस्पिटल बनाते हैं, हम्म। तो साहब मेरा सिंपल जवाब है, एंटरप्रेन्योर्स माइंडसेट के लोग होते हैं। वो डॉक्टर्स भी हो सकते हैं या कोई और आदमी भी हो सकता और इनमें अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो एक वो जो 10 साल की प्रैक्टिस के बाद, है। जी। और एक वो हो सकता है जो एक यंग डॉक्टर है, हुँ, was just passed out of जो अपनी पीजी और रेजिडेंसी के बाद आए हैं, एंड he probably has some sort of savings or some corpus in the family or some investors in the family, promoters in the family. What would your prescription be for those wannabe entrepreneurs or who are doctors सो today? देखिए हॉस्पिटल चलाने का मतलब यही हो गया कि आपके पास एक मैनेजमेंट माइंडसेट, एंटरप्रेन्योर वाला विजन, हम्म, ये सब होना चाहिए। हम्म, ठीक है। अब वो कोई नया डॉक्टर आता है जिसके पास फैमिली में उसके पास बैकअप अवेलेबल है, फाइनेंशियल बैकअप, हम्म, टू मतलब पुट इन द प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन इनटू हम्म, द प्रोजेक्ट। हम्म। ठीक है। Yes, exactly. क्योंकि ये बात हो रही थी कि Yes. हम लोग कोई अगर पुराने प्रैक्टिस का डॉक्टर है, उसी के पास ऑब्वियसली अपना कंट्रीब्यूशन वो क्रिएट कर पाया होगा। हम्म, बट आप कोई ऐसा डॉक्टर जिसके पास अपने फैमिली में अवेलेबल है फाइनेंशियल सपोर्ट, जी। तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर एनी सॉर्ट ऑफ वेंचर, हम्म, राइट। बट उसमें सारा का सारा इम्पोर्टेंट ये है कि हम उसको कितने अच्छे से प्लान करते हैं। हम्म, वो प्लानिंग जो है और फिर उसका एग्जीक्यूशन और वो हम्म, टीम को लाना एक साथ में। हम्म। टीम के बगैर कोई भी बड़ा सेटअप चलाना बनाना Possible पॉसिबल नहीं। नहीं है। तो वो आप चाहे डॉक्टर्स की भी आप मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बात कर रहे हो, तो यू शुड हैव अ ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स अलग अलग स्पेशलिटी के, जैसे हम्म, आपको चाहिए वैसे ही बाकी चीज़ों को हैंडल करने के लिए भी हम्म, आपको अलग अलग टीम चाहिए, जैसा कि हमने अपने पीछे डिस्कस किया। जी, जी। आपके पास हेल्थ केयर कंसल्टेंट, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, आपके पास सारी कंप्लाइंसेस देखने के लिए लोग चाहिए, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स की बड़ी एडमिनिस्ट्रेटर्स। इम्पोर्टेंस। इट इज़ रियली एसेंशियल फॉर एनी हॉस्पिटल, स्पेशली जब आप हॉस्पिटल आपका चालू हो जाता है। जी, जी। तो जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर का हम्म, जो रोल है, हम्म, वो मुझे लगता है कि जब एक बार हॉस्पिटल सेटअप चालू हो जाता है, हम्म, उसके बाद इट इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट हम्म, मेरे हिसाब से, कि आपका जो डे टू डे ऑपरेशंस है और आपका जो पूरा एंटायर मैनेजमेंट है, वो इट हैज़ टू बी टेकन केयर बाय अ वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड मतलब क्वालिफाइड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, हम्म। आई शुड से दैट। राइट। यस। सो आई थिंक एक एक अच्छा रिच डिस्कशन हो गया। आई होप इट इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर एवरीवन, एंड I mean, all we could say is a big thank you to थैंक यू, Sandeep ji. थैंक यू। Thank you so much for coming and enlightening us with all this information and knowledge. And we wish Capital Crafter all the best. And uh, आपको जाने देंगे, लेकिन इस वादे के साथ कि हम मिलेंगे दोबारा एक बार। हाँ, बिल्कुल, बहुत जल्दी मिलेंगे। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू द एंटायर टीम ऑफ टिशा फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस सेशन, वंडरफुल सेशन।
and it was a really important नहीं topic तो to फिर be सिर्फ discussed. नहीं, सॉरी टू इंटरप्ट, सिर्फ थैंक्स से काम नहीं चलेगा। फिर आप एक काम कीजिए जी, कि वो सामने एक कैमरा लगा है ना, ये बीच वाला बिल्कुल, जी। ठीक है? इसमें ज़रा आप ये आग्रह कर दीजिए कि भाई इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें। सो मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो हमारी टिशा टीम जो इतने मेहनत के साथ इस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके स्प्रेड कर रही हैं सब लोगों के लिए जो यूज़फुल होंगी, उसके लिए उसको ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हाँ, तो एक मिनट, इसका नाम है टिशा टॉक्स, ये तो कहना ही है। तो सर आप सभी लोगों से ये गुज़ारिश है कि टिशा टॉक्स को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शेयर भी थैंक कर यू दें और प्लीज़। शेयर भी करें। आप भी कर दें, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक थैंक यू यू, सो मच। थैंक यू, यू हैव अ थैंक गुड यू। डे।